Good morning, all. This is the second part of degree of indeterminacy series. So, in the first part, we have discussed about degree of static indeterminacy. In this part, we will be discussing kinematic indeterminacy. So, let's start now. So, kinematic indeterminacy. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में हम क्या फाइंड करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर रिस्ट्रेंट कितने डायरेक्शन में है। कैनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में हम क्या फाइंड करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर फ्रीली मूव कितने डायरेक्शन में कर सकता है। हम जानते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में दो प्रकार की मूवमेंट हो सकती है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। 3 rotation and 3 translation. So maximum possible translation can be 3, maximum possible rotation also can be 3. ट्रांसलेशन को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और रोटेशन को हम थीटा से डिनोट करते हैं। ओके, सो in 2D maximum translation and rotation can be 3 and in 3D it can be 6. 3 translation 3 rotation. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले कंसेप्ट से। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो कभी हम किसी स्ट्रक्चर को अगर हम लोड लगाते हैं तो जो जॉइंट्स होते हैं उसको नोड्स कहते हैं। तो वो कुछ ना कुछ उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, चाहे तो वो रोटेशन हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, ट्रांसलेशन हो चाहे रोटेशन हो। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज ट्रांसलेशन। नाउ कितनी डायरेक्शन में वो रोटेट या ट्रांसलेट कर सकता है, मूव कर सकता है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेशन और रोटेशन एट अ जॉइंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम एट दैट जॉइंट। और सभी जॉइंट का हम अगर सम कर दें तो कहलाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। यही है इस पूरी कंसेप्ट में। बाकी थियोरेटिकल जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब इसका यूज हम करते हैं जब हम डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होते हैं स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट मेथड जैसे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कानीज मेथड, ये मेथड्स हम जब यूज करते हैं स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, तो उस केस में हमारा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ही हमारा अननोन होता है जिसकी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। राइट, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारा थीटा भी हो सकता है और डिफ्लेक्शन भी हो सकता है। थीटा मीन्स रोटेशन भी और ट्रांसलेशन मीन्स डेल्टा भी हो सकता है। तो इन सभी पहले हम डी के फाइंड करेंगे, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, और यही सारे अननोन होंगे। सो फॉर डिस्प्लेसमेंट मेथड द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डीके, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, और जितने भी हमारे डीके की वैल्यू है वो सारे हमारे अननोन्स होंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड में। राइट, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये हमारा कुछ एग्जांपल है। ये हमारा प्रॉप कैंटिलीवर बीम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है, लोड लगा है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कहीं भी नहीं होगा, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये थीटा ए हमारा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो गया और यही हमारा अननोन भी हो गया डिस्प्लेसमेंट मेथड से फाइंड करने के लिए। सिमिलरली ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये दोनों हिंज सपोर्ट है। तो यहाँ पे जब लोड लगेगा पी पॉइंट पे तो क्या होगा, एक रोटेशन यहाँ पे दिखेगा हमें, ट्रांसलेशन तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ पे हमें रोटेशन दिखेगा थीटा ए, यहाँ पे जो दिखेगा थीटा बी होगा, और यहाँ पे भी दिखेगा हमें ये थीटा सी, और यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन भी दिखेगा। तो यहाँ पे 4 अननोन हो गए, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी एंड डेल्टा सी। तो यहाँ पे 4 अननोन्स मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पे 4 हो गया और 4 हमारे लिए अननोन्स हो गए, जिससे हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और इन चारों अननोन्स की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे जो हम स्ट्रक्चर एनालिसिस के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे फ्रेम का एग्जांपल है। लोड यहाँ पे लग रहा है तो ये चूंकि फिक्स है तो यहाँ पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट रोटेशन कुछ भी नहीं होने वाला है। डिस्प्लेसमेंट रोटेशन सिर्फ और सिर्फ इन मेंबर में होगा। तो एक आपको थीटा यहाँ देखने को मिलेगा इस बी जॉइंट पे, एक थीटा आपको यहाँ पे सी जॉइंट पे देखने को मिलेगा थीटा सी, और एक डिफ्लेक्शन। चूंकि ये रिजिड मेंबर है इसलिए दोनों डिफ्लेक्शन सेम होंगे, थीटा बी थीटा सी, डेल्टा बी डेल्टा सी, इसलिए हम इसको एक अननोन मानेंगे। तो टोटल अननोन कितना हो जाएगा हमारा, थीटा बी थीटा सी एंड डेल्टा बी और डेल्टा सी में से कोई भी एक। तो टोटल अननोन विल बी 3, सो डी के विल बी 3 इन दिस केस। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। अब चलते हम इसकी वैल्यू को फाइंड कैसे करें। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल सपोर्ट रिएक्शन। तो यही हमारा जो सपोर्ट रिएक्शन तुम जानते हैं ये आर की वैल्यू होती है, हमने कल पढ़ा था। फिक्स के लिए 3, हिंज के लिए 2 और रोलर के लिए 1 2D में। 3D में 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 3 और 3 का 6 हो जाता है। तो ये आर की वैल्यू तो हम जानते हैं फ्रॉम द
प्रीवियस क्लास। अब रह गया ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमें यहाँ से मिलता है। टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा जॉइंट है, तो ये डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ जॉइंट। तो रिजिड जॉइंट, प्लेन फ्रेम, तो अगर 2D फ्रेम है और रिजिड जॉइंटेड है दैट मीन्स फिक्स सपोर्ट है, और प्लेन फ्रेम मीन्स वर्टिकल स्ट्रेट मेंबर है, तो उसको उस केस में हमारे पास टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 3। तो टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 3, और वो क्या है, 2 डिस्प्लेसमेंट, या तो y डायरेक्शन में या तो h डायरेक्शन में, या फिर एक रोटेशन हमें देखने को मिल सकता है, राइट। सो मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, ये नहीं कि यही होगा, दिस कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दीज 3। वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मच इट इज रिस्ट्रिक्टेड। तो ये अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सपोर्ट कौन सा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजिड जॉइंट है और प्लेन फ्रेम है, तो मैक्सिमम पॉसिबल इतना हो सकता है। अब कितना है ये हमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन फाइंड करना पड़ेगा। सिमिलरली रिजिड जॉइंटेड स्पेस है तो 3 का यहाँ पे 6 हो जाएगा। पिन जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर है, पिन जॉइंटेड मीन्स ट्रस, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 2 ही होगा, और यही 3D में क्या कन्वर्ट हो जाएगा 3 में, ठीक है। अब आते हैं हम मेन फार्मूले पे। दिस फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर टू कैलकुलेट द काइनेमेटिक इंटरमिनेसी। बस यही फार्मूले की आपको जरूरत है, 2j माइनस आर, 3j माइनस आर, 3j माइनस आर, 6j माइनस आर। तो ये हो गया हमारा ट्रस के लिए दोनों, और ये हो गया हमारा दोनों फ्रेम या बीम के लिए, ठीक है। ये 2D 3D 2D 3D, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रखिए कि ये हमारा फ्रेम के लिए है और ये हमारा ऊपर वाला हमारा ट्रस के लिए है दोनों, ठीक है। बस यही फार्मूला है। अब इसमें एक दो एक्सेप्शन आता है जो कि हमें देखना है। यहाँ पे अब जे जॉइंट है और आर नंबर ऑफ रिएक्शन है जो हमने कल कैलकुलेट किया था, ठीक है, फिक्स, हिंज और रोलर के लिए 3, 2 और 1। चलते हैं आगे, ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखिए बहुत सिंपल है, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि डीके की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। हमने अभी पढ़ा फार्मूला, तो ये हमारा 2D फ्रेम है क्योंकि स्ट्रेट मेंबर है, और 2D को हम प्लेन फ्रेम भी कहते हैं। तो प्लेन फ्रेम, इसके लिए हम जानते हैं 3j माइनस आर होता है फार्मूला। तो जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जॉइंट यहाँ पे 9 हो गया। तो 3 टाइम्स 9 माइनस रिएक्शन कितना है 3 1 एंड 2, तो 6, राइट। सो दिस वुड बी द calculation method. So 21 will be the degree of freedom, right? Okay, now moving ahead, this is the another thing that you will find in case of degree of freedom or the decay. अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा आता है कि दिया हो कि मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल मीन्स एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड, तो इनएक्सटेंसिबल गिवन हो या फिर एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड ऐसा दिया हो, दैट मीन्स दिस मेंबर कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, ये मेंबर का लेंथ जितना है उतना ही रहेगा, दिस इज कॉल्ड इनएक्सटेंसिबल। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, दैट मीन्स मेंबर की लेंथ नहीं बढ़ सकती, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना मेंबर है उतना मेंबर घट जाएगा, उतना हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम घट जाएगा। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने अभी फाइंड किया, कितना है 21 है, तो 21, एंड इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट ऑल द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, तो मेंबर्स कितने हैं इसमें 10 मेंबर्स है, तो फाइनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा हमारा 11। बट इफ इट इज नॉट आस्क्ड इन क्वेश्चन देन यू नीड नॉट टू कैलकुलेट द इनएक्सटेंसिबिलिटी इफेक्ट, राइट। और अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि सिर्फ 2 मेंबर इनएक्सटेंसिबल है तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 ही माइनस करना है। अगर सिर्फ ये दिया हुआ है कि मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल तो आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस कर देनी है। सो मॉडिफाइड डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी this one, right? So this is the formula to find decay, and if members are inextensible you have to reduce the degree of freedom by the same amount. तो ये हो गया हमारा 11, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें एक्सेप्शन में ये आता है कि अगर मेंबर इनएक्सटेंसिबल दिया हुआ है या फिर एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड ऐसा लिखा हुआ है तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा। चलते हैं आगे मॉडिफिकेशन पे। अगर मेंबर में हमारा इंटरनल हिंज दे रखा है, ठीक है, या फिर ज्वाइंट हिंज दे रखा है, दोनों में फर्क होता है। देखिए ये हमारा कोई फ्रेम है, मेंबर हिंज मीन्स
इफ इट इज इन बिटवीन द मेंबर लेंथ देन इट इज कॉल्ड मेंबर हिंज, और जॉइंट हिंज हमेशा जॉइंट पे होगा। तो डीके के केस में आपको दोनों ही कंडीशन को अलग अलग डील करना है, मेंबर हिंज को अलग से डील करना है और जॉइंट हिंज को अलग तरीके से डील करना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मेंबर हिंज की। एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज क्रिएटेड। अब इसके वजह से क्या होगा, चाहे वो हिंज दिया होगा तो डीके हमारा बढ़ जाएगा, डीके विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, चाहे कहीं भी हिंज हो, चाहे वो इंटरनल हिंज हो, और इंटरनल हिंज भी बोलते हैं इसको, या मेंबर हिंज, दोनों में से कोई एक भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो चाहे वो मेंबर हिंज गिवन हो चाहे इंटरनल हिंज गिवन हो, ये आपको मेंबर हिंज ही ट्रीट करना है। और अगर जॉइंट हिंज गिवन है तो जॉइंट हिंज को अलग तरीके से ट्रीट करना है। बट इन बोथ ऑफ द केसेस डीके विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, कितना इंक्रीज होगा वो हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि अगर मेंबर हिंज है या इंटरनल हिंज जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए हमें कितना ऐड करना है, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी एडेड इन प्लेन फ्रेम। ठीक है, और अगर स्पेस फ्रेम में है तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें सिंपली ऐड कर देना है। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर मेंबर हिंज दिया हुआ है जिसको हम इंटरनल हिंज भी कहते हैं, तो इंटरनल मेंबर हिंज दिया हुआ है या फिर मेंबर हिंज दिया हुआ है, तो उस केस में हमें सिंपली अगर 2D फ्रेम है तो हमें 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर देना है, मतलब डीके की वैल्यू +4 हो जाएगी और 2D के लिए। और अगर 3D है तो +9 हो जाएगी डीके की वैल्यू। जो भी इनिशियली हमें डीके की वैल्यू मिला है उसमें एडिशनली हम 9 ऐड कर देंगे 3D केस में और 4 ऐड कर देंगे 2D के केस में। तो दिस इज वेरी सिंपल इन केस ऑफ मेंबर हिंज। नाउ सपोर्ट हिंज, अब ये चार कौन कौन सा होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि मान लीजिए ये मेंबर हिंज है तो इसकी वजह से 4 कौन कौन से ऐड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 थीटा बढ़ जाता है, यहाँ पे 2 थीटा बढ़ जाएगा और 2 डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये डिफ्लेक्शन इस हिंज की वजह से हमारा मेंबर ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, तो इसकी वजह से 2 थीटा यहाँ पे जनरेट होगा, ये बढ़ जाएगा और ये 2 डिफ्लेक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे 4 बढ़ रहा है टोटल। 9 कैसे बढ़ रहा है 3D के केस में, तो यहाँ पे देखिए 3 तो हमारे पास डिफ्लेक्शन है और 6 हमारे पास रोटेशन हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन 3 डायरेक्शन में होगा और रोटेशन यहाँ पे 6 डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए यहाँ पे टोटल 9 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अच्छा, ये तो था हमारा मेंबर हिंज। जॉइंट हिंज को कैसे ट्रीट करना है, तो जॉइंट हिंज के लिए सिंपली है हमारा फॉर्मूला पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट द जॉइंट -1, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल। और 2D के लिए और 3D के लिए 3 टाइम्स द मेंबर मीटिंग एट अ जॉइंट -1। तो ये 2D के लिए हो गया और ये 3D के लिए हो गया। दिस इज फॉर 3D एंड दिस इज फॉर 2D। तो जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए ये 2D प्लेन फ्रेम है और यहाँ पे इंटरनल, यहाँ पे मेंबर हिंज दे रखा है। ठीक है, दिस इज मेंबर हिंज, सॉरी जॉइंट हिंज, नॉट मेंबर हिंज, दिस इज जॉइंट हिंज। मेंबर हिंज के केस में तो 4 2D के लिए, 9 3D के लिए फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। बट इन केस ऑफ जॉइंट हिंज इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट जॉइंट्स, क्योंकि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट द जॉइंट। सो अगर ये 2D जॉइंट है और यहाँ पे 4 मेंबर मीट हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कितना ऐड होने वाला है 4 - 3, बिकॉज m -1, यहाँ पे 3 ऐड होने वाला है। यही अगर 3D होता, यही अगर 3D जॉइंट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स 3 - 1, राइट, सॉरी 4 - 1, तो 3 3 जा 9। तो ये बात आप याद रखिएगा कि अगर यही जॉइंट 2D का है तो 3 ऐड हो जाएगा और अगर 3D का है तो 9 ऐड होगा। अगर हमारे पास, अब डिपेंड करता है इसमें कितने मेंबर मीट हो रहे हैं। अगर 2 ही मेंबर मीट हो रहे होते, अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसा केस है जहाँ पे आपको दोनों जगह पे हिंज दे रखा है, मेंबर हिंज भी है और जॉइंट हिंज भी है, तो इस केस में कितना ऐड हो जाएगा, हम जानते हैं मेंबर हिंज की वजह से, मेंबर हिंज की वजह से 2D है तो 4 ऐड होगा और जॉइंट हिंज की वजह से कितना ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मेंबर मीट हो रहे हैं तो 2 - 1 तो 1। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी एडेड विल बी इक्वल टू 5। दोनों भी एक साथ आ सकता है, तो आप याद रखें कि इसकी वजह से हमेशा 4 ही ऐड होगा, बट इसकी वजह से कितना ऐड होगा ये डिपेंड करता है कितने मेंबर वहाँ पे मीट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट द जॉइंट हिंज -1, सो दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। बस यही है इसमें, और कुछ भी नया नहीं आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं ये क्वेश्चन, बीम है,
कंटिन्यूस बीम है, इंटरनल हिंज यहाँ पे दे रखा है, दिस इज अगेन मेंबर हिंज, तो इस केस में तो फिक्स ही रहने वाला है कितना 4, क्योंकि 2D है बस। तो हमें डी के की वैल्यू फ्रेम के लिए हम जानते हैं 3J माइनस आर होता है, सो बीम विल बी ट्रीटेड एज 3J माइनस आर। तो 3 इंटू ज्वाइंट, ज्वाइंट कितना है 1। अब इसको ज्वाइंट कंसीडर आपको करना है कि नहीं करना है, ये आपको देखना है कि आप कैसे ज्वाइंट करोगे। क्योंकि देखो अगर कोई ऐसे है, मान लीजिए मैं आपको सारा कंडीशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई हमारा बीम ऐसे है 2 स्पैन का, ठीक है, ये A B और C, तो ज्वाइंट आपको यहाँ पे 1 2 एंड 3 कंसीडर करना है। तो अगर फ्री एंड है तो उसको भी एज अ ज्वाइंट कंसीडर करेंगे, और मेंबर कितना काउंट करेंगे 1 एंड 2। सो मेंबर इन दिस केस विल बी 2 एंड ज्वाइंट इन दिस केस विल बी 3, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब इस केस में ज्वाइंट कितना है, ज्वाइंट 1 2 एंड 3, ठीक है, इसको हमें ज्वाइंट कंसीडर नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो गया हमारा 1 2 एंड 3, सो ज्वाइंट विल बी 3 माइनस रिएक्शन, तो रिएक्शन कितना है 3 इसका 1 इसका 4, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, सो इट वुड बिकम 9 माइनस 3, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, सिंपली 3। अब रह गया हमारा इंटरनल हिंज, तो हम जानते हैं इंटरनल हिंज अगर है तो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, अगर ये मेंबर हिंज है तो 4 बढ़ जाएगा, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इंटरनल हिंज को ऐसे ट्रीट करना है ना। अगर दिया हुआ कि सारे मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, सारे मेंबर अगर इनएक्सटेंसिबल है तो क्या हो जाएगा, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना घट जाएगा। तो इनएक्सटेंसिबल मेंबर की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम घटता है, इंटरनल हिंज की वजह से रिएक्शन की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बढ़ती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर दिया हुआ है कि भाई अगर इनएक्सटेंसिबल है तो क्या हो जाएगा, मेंबर कितने हैं इसमें 1 मेंबर 2 मेंबर, तो इसमें मेंबर 2 है, इसको हमें ज्वाइंट कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, ये सिर्फ इंटरनल हिंज है। तो मेंबर यहाँ पे 2 है। तो अगर दिया हुआ है कि मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल या फिर एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड, ऐसा दिया हुआ है, तो फाइनल डिके हो जाएगा हमारा 5, ठीक। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम 7 टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेम का, अगेन दिस इज ज्वाइंट हिंज। तो यहाँ पे हमें डीके की वैल्यू 3J माइनस आर। तो सबसे पहले तो हम ज्वाइंट्स को देख लेते हैं, 1 एक ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 और 4। तो ज्वाइंट की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस आर कितना है 3 प्लस 3 6, तो ये हो गया हमारा 6, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिंपल डीके की वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं। अब हम इफेक्ट कंसीडर करेंगे ज्वाइंट हिंज का। तो ज्वाइंट हिंज का हमने पढ़ा है कि m माइनस 1, जितना मेंबर मीट हो रहा है, तो मेंबर यहाँ पे 2 मीट हो रहे हैं, तब 2 माइनस 1 1, तो इसकी वजह से क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएगा, तो ये फाइनल हो जाएगा हमारा 7। तो ये हमारा 7 हो गया। अब मेंबर अगर इन एक्सटेंसिबल गिवन है तो इसमें मेंबर कितने हैं 1 2 एंड 3, तो इन एक्सटेंसिबल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो 7 माइनस 3। तो अगर मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल गिवन है तो फाइनल हो जाएगा डीके इज इक्वल टू 4, अगर नहीं गिवन है तो आंसर हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्ट्रक्चर का डीके की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको आई होप आपको अब इसके बाद कोई भी इंडिटरमिनेसी के चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करें, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, छोटे की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। थैंक यू ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, आई विल definitely try to answer. Like the video if you like the content. Thank you. Thanks for watching.